So hello everyone and welcome back to the channel and this is me Kashish Arya. So I hope you all are doing well. So आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसकी जो सेकेंड ईयर की बुक है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं सबसे पहले। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो बुक है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस ही क्या होता है, ठीक है। अब हम इतने टाइम से सुनते आए कि इंडिया के जो है रिलेशंस चाइना के साथ स्पेशली हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमेशा चलते रहते हैं। बहुत जगह पे हम कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन टेरिटरी वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारे इश्यूज़ कन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या होता है, जो इंडिया होती है वो हमेशा अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाती है कि वो चाइना से किस तरीके से डील करेगी, कौन से हमारे गोल्स होंगे। तो उनके बारे में बात करना जो होता है ना वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक में आता है। इसके बाद भी हम एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी सही, जो आपको और अच्छे से क्लियर करे कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या होते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR, ये क्या है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, मतलब लोगों से इंटरैक्ट करने का, लोगों से नहीं बल्कि कंट्रीज से, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सोवरेन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स विद इन द ग्लोबल सिस्टम। जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है, इतना बड़ा ग्लोबल सिस्टम है, उसके अंदर 196 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, टोटल कंट्रीज़, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स अब हमारे कौन से होते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हम उनको बोलते हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होती, बट उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ओपिनियन जो होता है इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट के डिसीजंस को। जैसे कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WTO हो गई, हमारा वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गया, इन सब के कितने सारे डिसीजंस हैं, ठीक है, जो कि मतलब ये किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इन जो भी गवर्नमेंट है वो इनके डिसीजन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर ही काम करते हैं, ठीक है ना। कि अगर इन्होंने कुछ बोला है तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही आप अपनी पॉलिसीज़ हैं जो भी आप काम करो उसमें जो इन्होंने बोला है उनकी बात को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। एंड सोवरेन स्टेट क्या होते हैं, वो स्टेट्स, सोवरेन स्टेट उनको बोला जाता है, स्पेशली स्टेट्स तो सारे ही हैं, ठीक है। सोवरेन का जो स्पेशली मीनिंग होता है वो होता है कि कोई भी जो कंट्री है वो इंटरनली और एक्सटर्नली हमेशा फ्री होती है, उसको ही हम सोवरेन स्टेट बोलते हैं। मतलब कि आपको एक्सटर्नली और इंटरनली जो भी डिसीजन लेने हैं आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको फ्रीडम है और आप ले सकते हो। जैसे कि जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर आता था, ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल करते थे, तो उस टाइम पर इंडिया अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता था, तब हम ये नहीं बोल सकते थे कि हमारी जो कंट्री है वो सोवरेन है, ठीक है। लेकिन अब हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे सारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं, इंटरनली हों, चाहे वो इंडिया के अंदर के लिए डिसीजन बनाए जाए, किसी नॉर्मल स्टेट के लिए बनाए जाए, चंडीगढ़ वगैरह जैसी स्टेट्स होती है, या फिर हम किसी और कंट्री इंटरनेशनली किसी से ट्रेड करने के लिए बना रहे हैं, कोई भी पॉलिसी में बना रहे हैं, तो हम उनके लिए, सबके लिए हमारे पास फ्रीडम है, हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको दोनों वर्ड्स क्लियर होंगे। तो इसी को बोलते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। जब हम इंडिया नेशनल, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो नेशनल अपने नेशन की बात करें, जब इंडिया किसी और कंट्री से डिप्लोमेसी के बारे में या फिर कन्फ्लिक्ट के बारे में या फिर ट्रेड के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, लॉ के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में जब भी बात करता है, तो वो जो टॉपिक होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आता है, ठीक है। मतलब कि आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत, जो नॉर्मल बातचीत होती है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं लेकिन उनका भी हम एक अच्छा पीसफुली कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेड के ऊपर हम जिन कंट्रीज़ के साथ बात करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल पीस के ऊपर, लॉ के ऊपर, ह्यूमन राइट के ऊपर, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर ही आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद और भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको इसके बारे, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम और क्या एक्सप्लोर करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड बाकी भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि इसमें आपका सिंपल सा है कि आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। अब वो आपका जो टॉपिक है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी इन द सेंस कि जो भी आपके स्टेट से रिलेटेड है ना, मतलब वो चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है।
तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लोर, इसमें बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम और क्या एक्सप्लोर करते हैं, इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। अब इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या था, हमारा जो कोल्ड वॉर हुआ था ना वो था, क्योंकि उसमें क्या था, सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, मतलब आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं थी, ऑब्वियसली वो पावर के लिए भी लड़ रहे थे, पर मेनली इम्पैक्ट जो था, अगर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ था कि कैपिटलिज्म जीत गया था एंड सोशलिज्म जो था लोगों को कम पसंद आया था, एंड इसीलिए क्या हुआ था कि यूएसएसआर एक टाइम पे जाकर डिसइंटीग्रेट हो गया था और यूएस से जो थी एक सोल पावर बचती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, सुनो, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं वो आपको बताने हैं। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस समझो कि क्या होता है। देखो, एक गवर्नमेंट होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करेगी, फंक्शन करने का तरीका होता है। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, जुडिशरी उसको मतलब चेक करती है, एग्जीक्यूटिव जो होता है जस्टिस का काम करती है जुडिशरी, एंड एग्जीक्यूटिव जो क्या होती है किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक फ्रेमवर्क है जिससे इंडियन गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, उसका जो उसका एरिया है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपैंड हो गया था इंटरनेशनल रिलेशन का एरिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट काम करती थी अब उसके फंक्शंस के अंदर चेंज आने लगा था, ठीक है। तो मतलब फंक्शनल चेंज होना, जिस तरीके से वो पहले काम करते थे वो वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करनी पा रहे हैं, बट उन्हें टाइम के साथ अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा, थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। जैसे कि आप जिस तरीके से पहले पढ़ते थे 7th 8th में, अब आप उस तरीके से नहीं पढ़ोगे, अब आप टॉपिक वाइज डीप स्टडी करते हो, है ना। तो अब आपका एक आप शिफ्ट लेकर आए हो अपने तरीके में, जिस तरीके से आप पहले फंक्शन करते थे आप उस तरीके से काम नहीं करते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब यही होता है। सेकंड और अच्छे समझाने के लिए, मतलब रीशेप द वे इट इंटरैक्ट्स, मतलब जैसे आप पहले काम करते थे आप उसी चीज़ को रीशेप कर दो। मतलब पहले आप किसी और तरीके से पढ़ते थे, अब आप किसी और तरीके से पढ़ते हो, आपके जो फ्यूचर नीड्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग ही तो काम करोगे ना। तो उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं मेजर चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड हमारा क्या था, 1939 to 45 हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, एंड 1945 के बाद से जो हमारा टाइम पीरियड था वो किसका था, कोल्ड वॉर का शुरू हो गया था, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि आप एक बार जो हमारी पॉलिटिकल साइंस 12th की बुक है जिसमें हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके जो 3 चैप्टर है एटलीस्ट, यानी कि फर्स्ट कौन सा हो गया हमारा, द कोल्ड वॉर, सेकंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड थर्ड यूएस हेजीमनी। यूएस हेजीमनी भी एक बार को आप नाम मत पढ़ना, बट जो 2 चैप्टर्स आप उनको एक बार अच्छे से डीपली पढ़ लो, क्योंकि वो जो है पूरी पॉलिटिकल साइंस का बेसिक है, वो आपको कहीं ना कहीं काम आते रहेंगे। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी जो सारी की सारी वहीं से ही कनेक्टेड है। तो अगर आप किसी भी इस टॉपिक को स्पेशली डीपली समझना चाहते हो कि टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वो दोनों वीडियोस को देख लो, चैप्टर की वीडियोस को इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट देयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, मेजर चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद से इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन फेसिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, इसी टाइम पे क्या था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि अब जो जिस तरीके से पहले वर्ल्ड काम करता था उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। पहले क्या था कि वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसमें यूएस जो था सुप्रीम पावर था, वही डोमिनेटिंग कंट्री एक जो था, सबसे ज़्यादा यूएस ही था, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या था कि अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंजेस की करने की ज़रूरत थी। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंट्री डीकोलोनाइज हो रही थी एंड काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, तो अब स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत थी, ठीक है। अब इसको जो हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस था वो इफेक्टिवली 2 एरियाज़ के अंदर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था, द चेंजिंग रोल ऑफ नेशन स्टेट। जो हमारे नेशन स्टेट थे उनका जो रोल था वो चेंज हो रहा था। अब हम
पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंज हो रहा था और क्यों हो रहा था, उनके बारे में अभी हम लोग 3 पॉइंट्स के अंदर बात करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो थे वो हम कौन से 2 एरियाज के अंदर देख सकते हैं। पहला तो होता था चेंजिंग रोल ऑफ नेशन स्टेट, कि जो नेशन स्टेट है उसका रोल चेंज हो रहा था। अब नेशन स्टेट क्या होते हैं? नेशन स्टेट इज लाइक अ, मतलब ग्रुप समझ लो कि जैसे कि एक कंट्री है, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो जर्मनी है। इसका मैं बताती हूँ नेशन स्टेट होता क्या है। नेशन स्टेट का बेसिक मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री होना जिसके अंदर सारी चीज़ें ना कॉमन है। कॉमन इन द सेंस कि आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, आपके कल्चर सेम है, मतलब डाइवर्सिटी ना होना। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, लोग बहुत मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। बट जर्मनी इज़ लाइक अ, कि जर्मनी के अंदर जर्मन बोलते हैं लोग, एंड काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, सेम कल्चर है, तो इसीलिए उसको नेशन स्टेट बोला जाता है, ठीक है। इसके नेशन स्टेट में जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझो कि आपको डाइवर्सिटी नहीं होती नेशन स्टेट के अंदर, एक सिमिलर और एक कॉमन चीज गोल जो होता है कंट्री के अंदर होता है, उसको हम लोग नेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग रोल ऑफ नेशन स्टेट, एक तो यहाँ इस एरिया के अंदर हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, और दूसरा स्ट्रक्चर चेंजेस हम कहाँ देख सकते हैं? चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो पूरी पॉलिटिक्स थी ग्लोब की उसके अंदर चेंज आया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए थे। फर्स्ट है इंक्रीज इन ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। क्या था? इंक्रीज इन ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस था मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या था कि अब जो ग्लोब पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज थी वो ज़्यादा आपस में इंटरडिपेंडेंट हो चुकी थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी इंडिया कितना सारा ट्रेड करता है चाइना के साथ, बाकी कंट्रीज भी करती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या था कि जो नेशन स्टेट होती थी वो पावरफुल होने के बावजूद भी बट कंपेल टू कीप, कंपेल मतलब क्या होता है हमारा, अभी मैं बताती हूँ। कंपेल टू कीप इट्स पावर अंडर कंट्रोल, मतलब कि उनको अपनी जो पावर थी वो अंडर कंट्रोल में रखनी पड़ती थी। इसका मतलब समझना, जितने भी हमारी नेशन स्टेट थी जो वो पावरफुल होने के बावजूद भी कंपेल टू कीप इट्स पावर अंडर कंट्रोल, मतलब एक उनका कंट्रोल होने के बाद भी उनको जो अपनी पावर्स थी ना उनको बहुत कंट्रोल्ड वे के अंदर रखना पड़ता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये जो नेशन स्टेट था इसके अंदर नेशन स्टेट जो थी उनका रोल चेंज हो रहा था। चेंज होने का इन द सेंस ये था कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत सारी टॉपिक थी, सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बात करते थे, तो आप सिर्फ अपने पावर स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं लोगे जिससे कि किसी और कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को किसी और वे में जैसे मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा टॉपिक है आज के टाइम पर, कि हम लोग डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा मतलब इतना कॉमन हो गया है कि अब ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम लोग अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, मेनली इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम करना चाहते हैं, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं। उस चेंज में हम इतने डेवलप्ड होने जितना हम डेवलप होना चाह रहे हैं उस वे में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, रिसोर्सेज को या बाकी सारी चीज़ों को भी, ठीक है। तो नेशन स्टेट क्या होती थी, भले ही वो पावरफुल है लेकिन उसके बाद भी तभी इनके अंदर यही चेंज आया है इनके रोल के अंदर कि पहले क्या था, अगर ये पावरफुल हैं तो जो इनका मन आएगा ये वही काम करेंगे। लेकिन क्योंकि अब इंटरडिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, अब इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इनका रोल चेंज हो चुका है, तो अब ये क्या करते हैं कि नेशन स्टेट जितनी भी है वो पावरफुल होने के बावजूद भी उनको जो अपनी पावर्स हैं उनको अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर इंक्रीज करने से ग्लोबल पावर को नहीं मतलब सब प्रमोट करना है। जैसे कि ये पहले क्या करते थे कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होंगी उतना हमारा ग्लोब मतलब वर्ल्ड के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा पावर होगी। जैसे कि एक टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर थे, वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा सारा का सारा मिलिट्री के अंदर लगाते जा रहे थे, एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट भी हो गया था। तो इसीलिए अब हमें समझना पड़ेगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ना एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। आप अगर एक मेजर कंट्री हो, एक पावरफुल कंट्रीज हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपके छोटे छोटे एक्शंस भी है ना वो भी किसी ना किसी को नेगेटिव वे में प्रमोट कर देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने चाहिए कि जो चीज़ आपकी नेशनल सिक्योरिटी में पीस में हेल्प करे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। अब जो कंट्रीज़ का अपना खुद का नेशनल इंटरेस्ट था ना वो सारा किस में बदल रहा था, इंटरनेशनलिज्म में, मतलब कि दूसरों को देखकर भी मतलब हमें दूसरों का ध्यान रखकर काम करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि डीकोलोनाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था
इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज हुआ था, बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि डीकॉलोनाइज हुए थे और उनका अब वो इमर्ज हो रही थी, ठीक है। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम भी ये हुई थी कि क्योंकि वो अभी अभी डेवलप होना शुरू हुए थे, तो उस टाइम पे क्या था, वो फेल्ड इन न्यू प्रॉब्लम्स, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई, उनके अंदर वो फेल हो जाते थे। अगर मॉनिटरी फंड की बात आई तो वहाँ पर वो फेल हो जाते थे। मतलब जो नए नए चैलेंजेस थे सिक्योरिटी का, पीस का या कंट्री की ग्रोथ का, उन सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, जॉइंट रीजनल इकोनॉमिक एसोसिएशन, ठीक है। वो ना रीजनल इकोनॉमिक एसोसिएशन कर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मतलब मिलते थे, तो वो उनको ज्वाइन करने लगे थे, जैसे कि ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो इसमें ये बताया गया जैसे कि अब यूरोपियन यूनियन अब ये ज्वाइन हुए, तो इसके साथ भी इनको ऐसे काम करने जिससे ये ग्लोबल पीस को, सिक्योरिटी को प्रमोट करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ ना उठाएं। अब ये और जो ईयू जो भी काम करेगा, मान लो रीजनल इकोनॉमिक एसोसिएशन इन्होंने बनाया, इनके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आई, तो अब इनको अभी भी ऐसे काम करने कि जो सिर्फ इनके इंटरेस्ट के बेस पे ना हो, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड में भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, मतलब जो कंट्री के अपने अंदर का जो इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा मतलब उसको शिफ्ट कर किस में करा गया था, इंटरनेशनलिज्म में। मतलब कि जो बाकी लोगों को भी किसी ना किसी वे में फ़ायदा करें, मतलब नुकसान तो ना ही करें। जैसे कि कोविड-19 में भी आया कि चाइना इतना डेवलप होने के चक्कर में कितने सारे ग्लोबल क्राइसिस आ गए, हेल्थ क्राइसिस आ गए, सारे कोविड-19 के अंडर आए, लॉकडाउन हो गया, तो मतलब कितना सारा प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो उसको ध्यान रख के अब काम करे जाएँ। थर्ड हमारा पॉइंट है चैलेंज टू सोवरेनिटी, ठीक है। सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं मतलब इसके अंदर क्या है, उसको देखते हैं। जो नेशन स्टेट है हमारी, वो बोलती है कि जो हमारी सोवरेनिटी है, मतलब जो हमारे डिसीजन लेने की जो पावर है, वो लिमिट हो गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस की वजह से, पीस की वजह से, लॉ की वजह से, इनेबिलिटी टू रिजॉर्ट मतलब रीस्टार्ट आ वॉर, जो कि अगर आपको पता है कि एक वॉर है वो टोटल वॉर में कन्वर्ट होगी, मतलब आपको पता है कि वहाँ पर नेगोशिएशन वगैरह का कोई काम नहीं हो सकता, वो एक्चुअल में वॉर में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उन चीज़ों को रिस्टार्ट ना करो, बल्कि वहाँ पर डिप्लोमेसी वगैरह चीज़ों को अपनाया जाए। ये नहीं कि पहले आपने वॉर स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर आप बोलो कि अब हम बात करने के लिए तैयार है, अब हम नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारे एरियाज़ में क्या था, सोवरेनिटी को चैलेंज किया गया कि अब आप मतलब वही वाली बात है कि अब आप इन चीज़ों में ना बहुत जल्दी से अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। आपको बाकी लोगों को देखकर वर्ल्ड में एक अच्छी पीस एंड सिक्योरिटी वाली बात है, अगर वो प्रमोट हो रही है तो आप करो, वरना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखो, ठीक है। जैसे कि आप मिलिट्री वेपन्स, पहले कंट्रीज क्या करती थी, जस्ट बिकॉज अपनी पावर शो करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर जो भी है उस जगहों पर अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए क्या करती थी, मिलिट्री वेपन जो थे उनको इतना इंक्रीज कर देती थी और बोलती थी कि हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। और यही सेम बात यूएसएसआर ने बोली थी कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, और रिजल्टेड क्या हुआ था कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो सारी चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबली करा जाए और आप दूसरे मतलब वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ को नेगेटिवली ना हो, उसका ध्यान रखकर आपको काम करे जाने चाहिए थे। यही जो था हमारा चेंजिंग रोल ऑफ नेशन स्टेट था। यही था हमारा नेशन स्टेट का चेंजिंग रोल। क्या था, एक तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई थी, दूसरी चीज़ थी नेशनल इंटरेस्ट से इंटरनेशनलिज्म हो गया था, और थर्ड चीज़ क्या थी, चैलेंज टू सोवरेनिटी, कि सोवरेनिटी को चैलेंज मिलने लगा था स्टेट के अंदर ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हुए थे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। उससे तीन जो चीज़ें हुई थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे उनको और पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया था, जिसको हम पॉलीसेंट्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सारा का सारा, इसमें जितना भी कंटेंट मैं आपको बताऊंगी वो पूरा का पूरा 12th वाला ही है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप पढ़ सकते हो तो आप एक बार ज़रूर 12th क्लास जो है उसकी कोल्ड वॉर वाली जो बुक है उसके 2 चैप्टर एटलीस्ट पढ़ लेना, उससे आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि यूनिपोलर वर्ल्ड था। कब था यूनिपोलर वर्ल्ड, अब देखो समझो, कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर 2 कंट्री थी, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या था, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, जिसके में ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे, ये सोशलिज्म को प्रमोट करते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जस्ट बिकॉज ये अपने आप को एक सुप्रीम पावर बनाना चाहते थे, अपने आप को सुप्रीमली पावरफुल दिखाने के लिए इन्होंने क्या करा, अलाइंसेस बनाने शुरू कर दिए
ठीक है, अलाइंस बनाने शुरू करे। तो यूएसए ने क्या करा, अपने कुछ कंट्रीज को, अलाइंस का मतलब होता है ग्रुप बनाना, ठीक है ना, तो अलाइंस बनाने शुरू करे। तो यूएसएसआर ने कुछ कंट्रीज को अपने अंडर, मतलब अपने साथ ऐसा ग्रुप ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, यूएसएसआर ने अपना करवाया, ठीक है। इनको, ये जो यूएसए ने बनाई थी उनको नाटो बोलते थे, ठीक है, जो इन्होंने करा उसको वॉर्सो पैक्ट बोलते थे। तो इससे इन्होंने क्या करा, ये जो इन्होंने अलाइंसेस बनाए ना, इससे क्या करा था कि पूरा जो वर्ल्ड था उसको बाइपोलर कर दिया था। मतलब कि जितना भी वर्ल्ड था वो सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक यूएसए की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, एक यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो उसी टाइम को हम लोग बोलते थे कि इन्होंने क्या करा था, बाइपोलर पूरा वर्ल्ड बना दिया था। उसके बाद क्या होता है, उस टाइम, ये 1950s की बात है, ठीक है ना, 1950s की, 60s की, ठीक है, मिड 60s की। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब यूएसएसआर बिल्कुल 1991 के अंदर जब ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, इनके सारे रीजंस जो है ऑब्वियसली आई कैन नॉट कवर इन दिस वीडियो, कि मतलब ऑब्वियसली वो बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर नहीं है तो इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है। एंड अगर इसके बाद भी आपको कुछ पढ़ना है तो मैं नीचे ना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप उस पर चले जाना। वहाँ पर इसका जो मॉडल आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, वो मैं अपलोड कर दूंगी। तो आप उसको रीड कर लोगे तो आपका ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि 1991 के अंदर क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब कौन सी पावर बची, यूएसए। तो अब जो भी कंट्रीज वॉर्सो पैक्ट को फॉलो कर रही थी, या फिर वॉर्सो पैक्ट के अंदर कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के ग्रुप थी, अलायंस थे, वो सारे क्या होते हैं, ब्रेक हो गए थे। अब ऑब्वियसली बात है, अब जो पावर जीती थी वो कौन सी थी, यूएसए की पावर थी। तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड क्या हो गया था, यूनिपोलर में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि एक ही सुप्रीम पावर बची, एक ही पावरफुल कंट्री बची, जो कि थी यूएसए की। तो ये वही बोलते हैं कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था ना, पहले मैंने बताया कि बाइपोलर वर्ल्ड था जब कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे कन्वर्ट होगा, यूनिपोलर में। यूनिपोलर में कब कन्वर्ट हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, अब ऑब्वियसली बात है यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये चीज़ ही सेम टाइम तक चलती रहेगी। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग, है ना, चेंज होता है हमेशा हर चीज़ के अंदर, सेम चीज़ कभी वर्क नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे क्या था, यूनिपोलर के बाद क्या होता है, फिर जो कुछ कंट्रीज़ थी ना वो इमर्ज होने लगी थी, जैसे कि इंडिया, चाइना और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज। ये सारी कंट्रीज जो थी ना, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज थी, ये बहुत, साउथ कोरिया है, ये सारी कंट्रीज इमर्ज होने लगी थी। तो इससे क्या हुआ था, फिर जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब इतनी सारी पावर्स थी, अब हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही पावर सुप्रीम पावर है, जो कि ये है हमारी यूएसए की। आज के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि बहुत डेवलपिंग है, जैसे कि चाइना है, इंडिया इतनी डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत सारे एरियाज में इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो था अब वो मल्टीपोलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिसको पॉलीसेंट्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिपोलर से हमने शुरू, यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड बोला गया, यानी कि 1991 से बात करी गई, ठीक है। उससे पहले की वो सारी कोल्ड वॉर वाली कहानी है। सेकेंड चीज़ है हमारी रिफॉर्म ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि जून 2005 के अंदर क्या हुआ था, चाइना, इंडिया और रशिया, ये तीन कंट्रीज जो थी, इन्होंने क्या करा था, डिसाइड करा था कि ये फाइट करेंगे किसके अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट। तो उस टाइम पर क्या था, यूएस जो था वो यूएस का जो डोमिनेंस था वो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तब हट गया था, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब कोल्ड वॉर जब गया था तो यूएस का जो डोमिनेंस था वो धीरे धीरे, बिल्कुल ख़त्म होने के बाद नहीं कोल्ड वॉर के, पर जब ये मल्टीपोलर बना था तो उस टाइम पे यूएसए का जो डोमिनेंस था वो कम होने लगा था। तो उस टाइम पर क्या था कि ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था। इसकी ना आप मुझे जो ये एब्रीविएशन है, इसका जो फुल मीनिंग वर्ड, मतलब इसमें जो वर्ड ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनको आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ब्रिक्स जो था उसके अंदर क्या था, उसका जो मेन मोटो क्या था, चैलेंज द वेस्टर्न डोमिनेंस। जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था। कौन सा वेस्टर्न डोमिनेंस, किसके ऊपर, मतलब ओवर फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, मतलब फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर जो भी वेस्टर्न डोमिनेंस था उस सबको चैलेंज करने के लिए ब्रिक्स को फॉर्म किया था। इसको मैं समझा देती हूँ आपको। जब यूएसएसआर सोल पावर था, सुप्रीम पावर था, उस टाइम पर क्या था कि
जितने भी वर्ल्ड बैंक थे, IMF था, ये सारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस थी ना, ये सारी की सारी ही इन सबको USA डोमिनेट करता था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब वो सोल पावर था ना तो उस टाइम पर उसकी ही मानी जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जितना भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर था, अगर टेररिज्म के ऊपर खर्च करने को किसी भी कंट्री को पैसा चाहिए तो वो सारा का सारा कंट्रोल USA के पास था, और इनडायरेक्टली USA के पास था, डायरेक्टली उन इंस्टीट्यूशंस के पास होता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक से बात करें तो वर्ल्ड बैंक से, IMF से तो IMF से। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि इन कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड करा था कि ये लोग ब्रिक्स को फॉर्म करेंगे और चैलेंज करेंगे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है उसको। ठीक है, तो इसी को ही बोला गया था रिफॉर्म इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जो पूरे ग्लोब का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर रिफॉर्म लाया गया। किसके थ्रू? ब्रिक्स के थ्रू चैलेंज करा गया उसको। ठीक है, थर्ड चीज़ हमारी क्या है? कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। अब हम लोगों ने बहुत जगह पे कोऑपरेट भी करा था टेररिज्म के अगेंस्ट। वो एरियाज बताती हूँ। जो 9/11 अटैक है, ये आपका जो ये क्लास 12th की जो सेम बुक मैंने आपको बताई, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें जो 3rd चैप्टर है उसके अंदर इसकी बात करी गई है 9/11 अटैक के बारे में, जो 11 सितंबर को हुआ था 2001 के अंदर। उसके बाद इन लोगों ने डिसीजन लिया था कि ये लोग अब इंक्रीज़ करेंगे क्या, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, कि अब बाकी कंट्रीज़ को भी अवेयर करा जाएगा टेररिज्म के अगेंस्ट। क्योंकि उस टाइम पे इतना मेन टॉपिक नहीं था जब तक 9/11 का अटैक नहीं हुआ था तब तक। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या सोचा गया था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी अब कोऑपरेट करेंगी इस टेररिज्म के टॉपिक के ऊपर। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अंदर चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा है। यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, रिफॉर्म इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, एंड इसके साथ जो हमारा पूरा क्वेश्चन था व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशन, वो ख़त्म हो चुका है। 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। पहला था चेंजिंग रोल ऑफ नेशन स्टेट, दूसरा था चेंज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। उनके अंदर जो जो टॉपिक आपको माइंड में रखने हैं एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करने के लिए, वो सारे भी मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक करके बताया ताकि आपको अच्छे से याद रहें। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट करो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी वहाँ हेल्प कर सकूँ। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, थैंक यू।